A very good morning to all my dear friends. Welcome once again in my YouTube channel Bilvinder Study Circle. My dear friends, जैसे कि हमने अपने लास्ट लेक्चर में द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसी जो है हमने डिस्कस किया था. नाउ इन माय टुडेज लेक्चर आई विल डिस्कस वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज रिलेशन between directive principles and the fundamental rights, or what is the contradiction between the fundamental rights and the directive principles of the state policies. Okay, so today I will discuss relation as well as conflict between directive principles and fundamental rights. This is very important topic. सो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स और फंडामेंटल राइट्स की अगर हम बात करें, इनका क्या कन्फ्लिक्ट है, क्या रिलेशन है, तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे चंपाकम डोरेजियन केस. चंपाकम डोरेजियन केस, ये केस 1951 का है. चंपाकम केस में सुप्रीम कोर्ट की एक वर्डिक्ट आती है. ठीक है, इस केस में चंपाकम केस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के साथ एक केस था. 1951 का एक केस है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने वर्डिक्ट दी इन ऑर्डर टू डिफाइन द रिलेशन बिटवीन फंडामेंटल राइट्स और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स की इन दोनों में से कौन जो है मोस्ट पावरफुल है. ठीक है, सो इन दिस केस जो जजमेंट रही सुप्रीम कोर्ट की, ये आपने याद रखना है कि किस केस में क्या जजमेंट थी. इस केस में इन दिस केस सुप्रीम कोर्ट जजमेंट क्या रही, गेव डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स superior position over फंडामेंटल राइट्स. इस केस में डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को जो है फंडामेंटल राइट्स पे ऊपर सुपीरियर बताया गया. सुपीरियर किस तरह से बताया गया, इस जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट का ये कहना था कि इन ऑर्डर टू इम्प्लीमेंट, दैट मीन्स सुप्रीम कोर्ट का कहना क्या था, अकॉर्डिंग टू सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, in order to implement certain directive principles of state policies like Article 39B and Article 39C. पार्लियामेंट जो है, पार्लियामेंट कैन अमेंड certain fundamental rights. पार्लियामेंट जो है वो अमेंड कर सकती है सर्टन फंडामेंटल राइट्स. ओके, और वो लॉज जो होंगे अगर वो वायलेट करते हैं आर्टिकल 14 या आर्टिकल 19 को, वो नल एंड वॉइड डिक्लेयर नहीं हो सकते हैं. ठीक है, पार्लियामेंट कैन अमेंड सर्टेन फंडामेंटल राइट्स एंड in case of violation
of fundamental rights under Article 14 and 19 cannot be declared null or void. Cannot be declared null or void. That means उनको खारिज नहीं किया जा सकता. तो दैट मीन्स इन चंपाकम डोरिजन केस में इन शॉर्ट आपने याद रखने की सुप्रीम कोर्ट ने इस केस के अंदर फंडामेंटल डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स जो थे इनको सुपीरियर बताया है एज कंपेयर टू द फंडामेंटल राइट्स. इस केस में क्या जजमेंट थी कि अगर डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स जैसे आर्टिकल 39 बी और 39 सी, आर्टिकल 39 बी और 39 सी ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं, ये हमने डिस्कस किए थे. इनका मेन मॉडल क्या है? मेन मोटिव है टू प्रमोट वेलफेयर स्टेट, इक्वालिटी इन वेल्थ, ठीक है, पब्लिक इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मटेरियल रिसोर्सेज, उनकी कंसंट्रेशन कुछ हाथों में ना रहे, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन रहे, उस इकोनॉमिक इनक्वालिटी को ख़त्म करना. और उस केस में अगर इन आर्टिकल्स को इम्प्लीमेंट करने में, इन प्रोविजंस को इम्प्लीमेंट करने में अगर गवर्नमेंट को, स्टेट को कुछ पावर दी गई कि पार्लियामेंट जो है अगर उस केस में कुछ फंडामेंटल राइट्स को अगर अमेंड भी करना पड़े तो वो अमेंडमेंट वैलिड मानी जाएगी, चाहे वो आर्टिकल 14 और आर्टिकल 19 के वायलेट भी करे, फिर भी जो है वो वैलिड मानी जाएगी. तो सो दिस वाज द जजमेंट अंडर चंपाकम डोरिजन केस ऑफ 1951. नाउ नेक्स्ट वन इज, now after this Champakam Dorizen case, next case जो रहा वो रहा गोलकनाथ case. This is very important case. गोलकनाथ केस जो कि 1967, गोलकनाथ केस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया. अब इससे पहले हमने डिस्कस किया कि चंपाकम केस. सो चंपाकम केस में फंडामेंटल राइट्स को एक डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को एक सुपीरियर पोजीशन दी गई और उसके लिए ये भी कहा गया कि अगर कोई भी फंडामेंटल राइट को जो है अगर अमेंड करना पड़े तो कर सकते हैं इन ऑर्डर टू इम्प्लीमेंट आर्टिकल 39 बी एंड 39 सी ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स. नाउ इन दिस केस गोलकनाथ केस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, यहाँ पे अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की एक वर्डिक्ट आती है और यहाँ पे फंडामेंटल राइट्स को जो है वो सुपीरियर बताया जाता है एज कंपेयर टू द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसी टू सम एक्सटेंट. यहाँ पे फंडामेंटल राइट्स को एक ट्रांसडेंशियल पोजीशन जो है ग्रांट की गई. दैट मीन्स इन दिस केस सुप्रीम कोर्ट ग्रांटेड ट्रांसेंडेंशियल position. Transcendental position. Transcendental position means touch me not. Transcendental position to fundamental rights. To the fundamental rights. Transcendental position to the fundamental rights यहाँ पे दी गई बाय द सुप्रीम कोर्ट. दैट मीन्स कि फंडामेंटल राइट्स को कोई भी टच नहीं कर सकता है, उनकी कोई भी अमेंडमेंट नहीं कर सकता है इन ऑर्डर टू इम्प्लीमेंट द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स. क्लियर? दैट मीन्स इन दिस केस फंडामेंटल राइट्स को सुपीरियर बताया गया एज कंपेयर टू द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स और उसको एक ट्रांसडेंशियल पोजीशन टच दैट नोबडी कैन टच द फंडामेंटल राइट्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. आप प्रोविजंस को, आप डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को इम्प्लीमेंट कीजिए जैसे आर्टिकल 39 बी और 39 सी के, बट इन दैट केस आप फंडामेंटल राइट्स ऑफ इंडिविजुअल अंडर आर्टिकल 14 जो राइट टू इक्वालिटी है और अंडर आर्टिकल 19 किसी की जो सिविल लिबर्टीज है उसको टच नहीं कर सकते हैं. क्लियर? नाउ नेक्स्ट 24th Amendment Act.
गोलकनाथ केस के बाद में एक 24th अमेंडमेंट हुई थी 1971 में, 1971 में। सो अगेन, अब अगेन 24th अमेंडमेंट एक्ट में 1971 में अगेन इसमें पार्लियामेंट को अगेन इट एम्पावर्स पार्लियामेंट, इस अमेंडमेंट ने पार्लियामेंट को पावर दी टू अमेंड, वेरी इंपॉर्टेंट, टू अमेंड एनी फंडामेंटल राइट, to amend any fundamental right for implementing the certain directive principles, DPSPs. क्लियर? सो अगेन 24th अमेंडमेंट ने के अंदर अगेन जो है सुप्रीम कोर्ट ने अगेन जो है पार्लियामेंट को पावर दी गई। दैट मीन्स वी कैन से कि अगेन जो है इस अमेंडमेंट के अंदर फंडामेंटल राइट्स जो है वो अगेन इंफीरियर हो गए और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को सुपीरियर बता दिया गया कि इन ऑर्डर टू इम्प्लीमेंट कि कोई भी अगर आपको डायरेक्टिव प्रिंसिपल के कुछ प्रोविजंस जैसे आर्टिकल 39B 39C के अंदर इक्वालिटी लाने के लिए अगर आपको कुछ फंडामेंटल राइट्स की किसी भी फंडामेंटल राइट की अगर अमेंडमेंट करनी पड़े तो वो क्या रहेगी, वैलिड मानी जाएगी। ओके, गोलकनाथ केस में बताया गया कि उसको चेंज नहीं कर सकते हैं, टच मी नॉट, यू कैन नॉट टच द फंडामेंटल राइट। फिर अगेन 1971 में वर्डिक्ट आती है, 24th अमेंडमेंट की जाती है जिसमें पार्लियामेंट को अगेन पावर दी जाती है कि वो फंडामेंटल राइट्स को जो है वो चेंज कर सकती है अंडर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। क्लियर? सो नेक्स्ट वन इज 25th Amendment Act. 25th Amendment Act of 1971. Okay, so under this act, it inserted the article. It inserted the article 31C, आर्टिकल 31C को जो है ऐड किया गया 25th अमेंडमेंट जो हुई थी 1971 में, तो आर्टिकल 31C जो है ऐड किया गया इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में एंड इट हैज 2 प्रोविजंस। इसके 2 प्रोविजंस थे, जैसे कि फर्स्ट वन वाज no law that provides implementation of directive principles of state policy, that is Article 39B and 39C. Shall be void in case of contradiction with any fundamental right. So again आर्टिकल 25 के अंदर आर्टिकल 31C जो है इसको ऐड किया गया। इसमें फर्स्ट 2 प्रोविज़न रखे गए, जिसमें से कि एक प्रोविज़न ये था कि अगर कोई भी लॉ जो भी लॉ इम्प्लीमेंट किया जाए फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स आर्टिकल 39B और आर्टिकल 39C के प्रोविजंस को, वेलफेयर स्टेट को
वेलफेयर स्टेट बनाने के लिए, एक इक्वालिटी इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज के लिए अगर कोई भी लॉ जो है बनाया जाए, वो उसको वॉइड नहीं किया जाए, उसको वॉइड डिक्लेयर नहीं किया जा सकता बाय द कोर्ट। दैट मीन्स उसको नल एंड वॉइड, उसको खारिज नहीं किया जा सकता अगर वो कंट्राडिक्ट कर रहा है किसी भी फंडामेंटल राइट से। क्लियर? सो वी कैन से अगेन, इसके अंदर, इस प्रोविजन के अंदर, पार्ट 1 प्रोविजन के अंदर, और जो हमारी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसी है उनको सुपीरियर पोजीशन दी गई एज कंपेयर टू द फंडामेंटल राइट्स। सो इसी के साथ में सेकेंड प्रोविजन क्या था? सेकेंड प्रोविजन ये था कि जो भी अगर कोई फंडामेंटल, ये जो प्रोविजन है फर्स्ट, अगर इन केस ऑफ in case of any amendment, in case of any amendment of the fundamental rights में अगर कोई भी amendment की जाती है in order to implement directive principles under article 39B और 39C, ठीक है, अगर कोई भी फंडामेंटल राइट में चेंज लाई जाती है इन आर्टिकल्स को इम्प्लीमेंट, प्रोविजंस को इम्प्लीमेंट करने के लिए, तो उसको उनका जुडिशियल रिव्यू नहीं हो सकता है। उसको आप किसी भी कोर्ट में उसके ऊपर जुडिशियल रिव्यू नहीं कर सकते हैं। नो प्रोविजन, देयर वाज नो प्रोविजन ऑफ जुडिशियल रिव्यू। सो इन शॉर्ट वी कैन से नो जुडिशियल, और इसमें दूसरा प्रोविजन ये कहा गया, नो जुडिशियल रिव्यू in case of any change in fundamental rights for implementing provisions of Directive Principles of State Policy, Article 39B and 39C। अगर इन प्रोविजंस को इम्प्लीमेंट करने के लिए कोई भी फंडामेंटल राइट में चेंज ली जा सकती है, तो उसमें कोई भी जुडिशियल रिव्यू नहीं होगा। जुडिशियल रिव्यू क्या होता है? जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया है, आर्टिकल 14 में भी इसका प्रोविजन है, आर्टिकल 32, 26। जुडिशियल रिव्यू में क्या है? अगर कोई भी लेजिस्लेटिव लॉ बनाया जाता है या कोई चेंज की जा सकती है, उसको कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट देखेगा, उसको रिव्यू करेगा उस डिसीजन को, चाहे वो पार्लियामेंट का है चाहे एग्जीक्यूटिव का है, कि अगर वो कहीं फंडामेंटल राइट्स को डिक्लेयर वायलेट कर रहा है, तो उस केस में उसको क्या किया जा सकता है? नल एंड वॉइड डिक्लेयर किया जा सकता है, उसको खारिज किया जा सकता है। इसको कहते हैं जुडिशियल रिव्यू। बट अंडर 25th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इसमें जुडिशियल रिव्यू का प्रोविजन जो था नहीं दिया गया। एक तो ये, और दूसरा फर्स्ट प्रोविजन ये था कि फंडामेंटल राइट्स को सुपीरियर पोजीशन दी गई, सॉरी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को सुपीरियर पोजीशन देगी एज कंपेयर टू द फंडामेंटल राइट्स। क्लियर? ये थे दो प्रोविजंस अंडर आर्टिकल 31C ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। नाउ नेक्स्ट वन इज, देन अगेन आफ्टर दिस 42nd अमेंडमेंट रही, 42nd अमेंडमेंट ऑफ 1976। तो अंडर दिस इसने भी क्या किया? इस अमेंडमेंट के अंदर भी अंडर दिस अगेन जो हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज थे वर गिवन सुपीरियर over the fundamental rights। ठीक है? अगेन इस अमेंडमेंट के अंदर भी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को जो है सुपीरियर बताया गया। अगर कोई भी इम्प्लीमेंटेशन करनी है उनको सुपीरियर बताया गया, सुपीरियर पोजीशन बताई गई कॉन्स्टिट्यूशन में अंडर दिस अमेंडमेंट कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स जो है वो सुपीरियर है एज कंपेयर टू द फंडामेंटल राइट्स। ओके, नाउ नेक्स्ट केस जो था, ओके, सो 42nd अमेंडमेंट से पहले एक और केस रहा था हमारा इंपॉर्टेंट, आप याद रखिएगा, दैट इज केशव नंदा भारती केस।
केशव नंदा भारती केस, between Keshav Nanda Bharti case, very important case of 1973. ओके, ये केस जो था ये 1973 में हुआ था, मतलब 42nd अमेंडमेंट से पहले। ओके, 42nd अमेंडमेंट से पहले 25th अमेंडमेंट हुई, 25th के बाद केशव नंदा भारती केस हुआ, देन 42nd। सो केशव नंदा भारती केस में क्या बताया गया, इन दिस केस द फर्स्ट जो प्रोविजन था, द फर्स्ट प्रोविजन ऑफ जो 25th अमेंडमेंट थी, उसका जो फर्स्ट प्रोविजन था 25th अमेंडमेंट का, वाज कंसिडर्ड वैलिड, उसको वैलिड माना गया। इसको जो फर्स्ट प्रोविजन था 25th अमेंडमेंट, अभी हमने डिस्कस किया कि 25th अमेंडमेंट के अंदर फर्स्ट प्रोविजन जो था उसके अंदर क्या था कि अगर कोई भी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए और फंडामेंटल राइट्स को आप जो हैं वो उसमें कुछ चेंजेस कर सकते हैं, कुछ चेंजेस कर सकते हैं। ओके, सो उसका जो फर्स्ट प्रोविजन था ऑफ 25th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, उसको वैलिड का डिक्लेयर किया गया। बट सेकेंड प्रोविजन ऑफ 25th अमेंडमेंट का जो सेकेंड प्रोविजन था, दैट इज, सेकेंड प्रोविजन क्या था, दैट इज नो जुडिशियल रिव्यू, was declared invalid, was declared invalid, well because इस केस का क्या कहना था, बिकॉज केशव नंदा, अकॉर्डिंग टू दिस केस, केशव नंदा भारती केस के अकॉर्डिंगली जुडिशियल रिव्यू जो है, वेरी इंपॉर्टेंट, जुडिशियल रिव्यू को बेसिक स्ट्रक्चर बताया गया, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, जिसको चेंज नहीं किया जा सकता। सो केशव नंदा भारती केस ऑफ 1973, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इस केस में दो जजमेंट्स आई, मतलब जजमेंट जो आई वो क्या थी, सबसे पहले जो फर्स्ट प्रोविजन था 25th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट का जो हमने अभी डिस्कस किया था उसको वैलिड माना गया। बट जो उसका सेकंड प्रोविजन था जिसके अंदर कहा गया कि उसमें कोई भी जुडिशियल रिव्यू नहीं हो सकता है, अगर कोई भी फंडामेंटल राइट में कोई भी चेंजेस लाई जा रही हैं, क्यों लाई जा रही हैं, किस बेसिस पे लाई जा रही हैं, उसको रिव्यू नहीं किया जा सकता, उसको चैलेंज नहीं किया जा सकता किसी भी कोर्ट में। उस प्रोविज़न को जो है, उस प्रोविज़न को इनवैलिड डिक्लेयर किया गया, रिमूव किया गया। क्लियर, अंडर केशव नंदा भारती केस। और फंडामेंटल राइट्स को क्या बताया गया, सॉरी, जुडिशियल रिव्यू को बेसिक स्ट्रक्चर का दर्जा दिया गया। फर्स्ट टाइम केशव नंदा भारती केस में जुडिशियल रिव्यू को बेसिक स्ट्रक्चर बताया गया कॉन्स्टिट्यूशन का, भारतीय संविधान का। ठीक है, बेसिक स्ट्रक्चर बताया गया जुडिशियल रिव्यू को, दैट मीन्स जिसको रिमूव या चेंज नहीं किया जा सकता है, कि जुडिशियल रिव्यू इज द बेसिक फीचर, बेसिक स्ट्रक्चर। ये जो टर्म है बेसिक स्ट्रक्चर, ये कॉन्स्टिट्यूशन में तो कहीं भी डिफाइन नहीं है, बट ऑन द बेसिस ऑफ द जजमेंट्स के बेसिस पे टाइम टू टाइम सुप्रीम कोर्ट ने इस टर्म को जो है वो डिफाइन किया है, और उसी के बेसिस पे इन्होंने जुडिशियल रिव्यू को भी एक बेसिक स्ट्रक्चर का दर्जा दिया, और सेकंड प्रोविजन को इनवैलिड डिक्लेयर किया और फर्स्ट प्रोविजन को वैलिड रखा। दिया था केशव नंदा भारती केस। नाउ नेक्स्ट इज मिनर्वा मिल्स केस। नाउ नेक्स्ट इज मिनर्वा मिल्स केस। मिनर्वा मिल केस, मिनर्वा मिल्स वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। ये केस रहा था 1980। सो मिनर्वा मिल्स केस में अगेन यहां पे क्या किया गया, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को जो सबऑर्डिनेट डिक्लेयर किया गया। अगेन
Directive principles made subordinate, or we can say subordinate, we can say inferior, subordinate to fundamental rights, subordinate to fundamental rights. That means again under this case fundamental rights को superior position दी गई under Minerva Mills case, under the Minerva Mills case. और बैलेंस बताया गया फंडामेंटल राइट्स और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसी में. ठीक है. सो मिनर्वा मिल्स केस में अगेन जो है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को जो है वो सबऑर्डिनेट बताया गया फंडामेंटल राइट्स का, और कहा गया कि पार्लियामेंट कैन चेंज fundamental rights but without affecting the basic structure. Important, without affecting the basic structure of constitution. ओके. सो मिनर्वा मिल्स केस में अगेन फंडामेंटल राइट्स को इंप्लीमेंटेशन करने के लिए अंडर आर्टिकल 39B 39C को अगर कोई भी चेंज फंडामेंटल राइट्स को उन्होंने कहा कि आप चेंज कर सकते हैं बट विदाउट चेंजिंग व्हाट बेसिक स्ट्रक्चर को आप चेंज नहीं कर सकते हो. सो बेसिक स्ट्रक्चर जैसे मैंने आपसे पहले डिस्कस किया, ये टर्म कहीं पे भी डिफाइन नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में. ये बस जुडिशरी टाइम टू टाइम सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स पे जो है प्रोविजंस जो ऐड किए गए, जैसे कि कुछ बेसिक स्ट्रक्चर हो गया, जैसे हमारा जो एक वेलफेयर स्टेट है, सेक्युलर स्टेट है, हमारा एक सुपरमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, रूल ऑफ लॉ है, प्रोविजन ऑफ फंडामेंटल राइट्स हैं, एंड मैनी अदर सच प्रोविजंस. ये सब प्रोविजंस जो हैं ये बेसिक स्ट्रक्चर का ही पार्ट हैं. सो इन दैट केस इसमें कहा गया मिनर्वा मिल्स केस में, तो सबऑर्डिनेट जो है इसको बताया गया डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को, और सुप्रीम और जो फंडामेंटल राइट्स को जो है वो सुपीरियर बताया गया. ओके. सो ये था हमारा प्रोविजंस. सो वी कैन से कि एट प्रेजेंट, सो करंटली, सो वी कैन से कि एट प्रेजेंट, एट करंटली पोजीशन क्या है कि फंडामेंटल राइट्स जो हैं दे आर सुपीरियर, they have supremacy over the directive principles of the state policy. ठीक है. सो एट प्रेजेंट ये पोजीशन है, क्योंकि फंडामेंटल उन्होंने कहा कि चेंज आप ला सकते हैं बट विदाउट इफेक्टिंग, जैसे मिनर्वा मिल्स केस में कहा गया कि विदाउट इफेक्टिंग द बेसिक स्ट्रक्चर को आप चेंज नहीं कर सकते हैं. ओके. सो ये था हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था कि क्या रिलेशन है, क्या कन्फ्लिक्ट है बिटवीन फंडामेंटल राइट्स एंड द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसी. आई होप आपने ये लेक्चर आज का एंजॉय किया होगा, और इसी तरह आप मेरे चैनल बलविंदर स्टडी सर्कल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए, और मेरे वीडियोस को एंजॉय करते रहिए. इसी के साथ हम नेक्स्ट लेक्चर में आएंगे. टिल देन टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू वेरी मच.